हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हरीश नागर है और आज की क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सोफोक्लिस का एंशिएंट लिटरेचर में। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सोफोक्लिस की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लाइफ के बारे में। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि सोफोक्लिस एक ग्रीक ट्रेजेडियन था, यानी कि ये ट्रेजेडी लिखता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन था और इन्होंने बहुत सारे प्राइज भी जीते थे। ऑल्सो वन प्राइजेज इन ड्रामेटिक कंपटीशन और रिलीजियस फेस्टिवल। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में रामलीला होती है, वैसे ही वहाँ पर भी तरह तरह के ड्रामास परफॉर्म होते थे। वो रिलीजियस फेस्टिवल पर परफॉर्म होते थे। इस वजह से उस दौरान बहुत सारे ड्रामेटिस्ट थे, उनमें से एक सोफोक्लिस भी था और उसने बहुत सारे प्राइज़ भी जीते थे इन रिलीजियस फेस्टिवल में ड्रामा को परफॉर्म करके। बिलीव टू हैव रिटन ओवर एन 100 प्लेस। ऐसा माना जाता है अप्रोक्स उन्होंने 120 प्ले लिखे थे, लेकिन बहुत सारे लॉस्ट हो गए। मोस्ट ऑफ देम लॉस्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, लेकिन इनमें से 7 हैव सर्वाइव्ड इन कंप्लीट फॉर्म। याद रखना है कि लगभग अप्रोक्स 120 उन्होंने वर्क लिखे थे, लेकिन उनमें से 7 वर्क सर्वाइव कर गए कंप्लीट फॉर्म में। लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो है एंटीगन। वैसे सारे के सारे ये हैं, अजक्स, एंटीगन, द वोमन ऑफ ट्रेचीज, ओडिपस द किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रा, फिलोक्टिस एंड ओडिपस एट कोरोनस। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन सा है, वो है हमारा एक तो एंटीगन, दूसरा है हमारा ओडिपस द किंग, एक है इलेक्ट्रा और एक है ओडिपस एट कोलोनस। ये हैं हमारे इम्पोर्टेंट वर्क। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात, इनिशियली इमिटेटेड एक्लिस। वैसे तो हाँ, इसने क्या किया था, कॉपी किया था एक्लिस को, बट लेटर डेवलप ए स्टाइल ऑफ हिज ओन। लेकिन बाद में इसने ड्रामा खुद के नई तरीके से स्टाइल से परफॉर्म करने स्टार्ट कर दिए थे। एस्किलस के हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो इससे पीछे वाली वीडियो एस्किलस की ही है, उसको ज़रूर देख लें। और सभी लेक्चर्स को सीरीज़ वाइज देखें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि यूजीसी नेट में जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टर्स आर मोर डेवलप्ड एंड इंडिविजुअलिस्टिक। देखो, एस्किलिस के टाइम पे जो करेक्टर थे वो नॉर्मल थे, लेकिन इसके टाइम पे जब सोफोक्लिस ने अपने ड्रामा में मतलब यूनिकनेस लेके आए, तो उस दौरान जो करेक्टर थे वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट हो चुके थे, बहुत अच्छे से परफॉर्म करते थे और वो एस्किलिस के करेक्टर से ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करने वाले थे। अब हम बात करते हैं इनकी फेमस ट्रेजेडी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेमस ट्रेजेडीज ऑफ सोफोक्लिस, एक है ओडिपस एंड नेक्स्ट है एंटीगन। और ये किसके पार्ट हैं, ये थीबन प्लेज के पार्ट हैं। आपको याद रखना है ओडिपस और एंटीगन ये दोनों वर्क हैं, दोनों ड्रामा हैं, ये सोफोक्लिस ने लिखे हैं और ये पार्ट हैं थीबन प्लेज के। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या कि जो सोफोक्लिस थे उन्होंने थर्ड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। और ये बात एरिस्टोटल कहते हैं कि हम सोफोक्लिस को मानते हैं कि उन्होंने थर्ड एक्टर इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जो थीमिस्टियस है वो कहते हैं कि नहीं, थर्ड एक्टर एस्किलस ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना है कि सोफोक्लिस ही थर्ड एक्टर को इंट्रोड्यूस करके लेके आए थे। और जैसे इन्होंने थर्ड एक्टर इंट्रोड्यूस किया तो उसकी वजह से बहुत अच्छे से ड्रामा परफॉर्म होने लगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, ड्रामा में पहले सिर्फ एक ही एक्टर होता था, बाद में एस्किलस सेकंड एक्टर को लेके आए और थर्ड एक्टर को सोफोक्लिस लेके आए। ध्यान रखना है, इसके बाद 3 एक्टर के बाद कोई भी एक्टर परफॉर्म, मतलब 3 के बाद इसमें ग्रीक लिटरेचर में कोई भी एक्टर नहीं इंक्लूड किया गया, यानी टोटल लास्ट में सोफोक्लिस ही ने थर्ड एक्टर इंट्रोड्यूस किया था। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सोफोक्लिस की मृत्यु की तो बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं इसमें। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वो किस एज में, 90 से 91 की एज में वो एक्सपायर हो गए थे विंटर के सीज़न में।
406 या 5 BC से। अब देखो क्या क्या रूमर्स हैं कि उनकी मृत्यु का क्या क्या कारण था। ऐसे बोलते हैं कि एंटीगन जो प्ले है, एंटीगन को परफॉर्म करने के दौरान उन्होंने एक बहुत ही लंबी एक सेंटेंस बोला, और वो इतना लंबा सेंटेंस था कि वो बीच में सांस लेने के लिए, यानी कि वो सांस लेना ही भूल गए। इतना लंबा सेंटेंस बोला उन्होंने कि वो सांस लेना ही भूल गए, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि उनके गले में ग्रेप्स फंस गया था, ठीक है, वो मतलब अंगूर खा रहे थे और इसी दौरान उनको चोक हुआ, गले में वो फंस गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तीसरा क्या बोलते हैं, वो खुशी से मर गए। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं डाई ऑफ हैप्पीनेस आफ्टर विनिंग हिज फाइनल विक्ट्री, मतलब उनको जो ड्रामा परफॉर्म करते थे और उनको प्राइज मिल गया था, इस खुशी के मारे ही वो एक्सपायर हो गई। एक कॉमिक पोइट थे, उन्होंने एक वर्क लिखा था, एक प्ले लिखा था द म्यूजिज, और उसके अंदर उन्होंने इसकी सोफोक्लीज की तारीफ की थी। तारीफ करने को हम बोलते हैं यूलोजी। ये आप ध्यान रखना, अगर हम किसी चीज़ की किसी इंसान की तारीफ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं यूलोजी। और उन्होंने क्या कहा, ब्लेस्ड इज सोफोक्लीज हु हैड ए लॉन्ग लाइफ, was a man both happy and talented and the writer of many good tragedies, and he ended his life well without suffering any misfortune। और इन लाइंस के थ्रू जो वो कॉमिक पोइट था वो तारीफ कर रहा था। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पोइट दूसरे पोइट की या किसी इंसान की तारीफ करता है तो उसको हम बोलते हैं यूलोजी, EULOGY। ए स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग, एक ऐसी बात या कोई ऐसा वर्क, कोई राइटिंग जिसमें हम किसी की प्रेज करते हैं बहुत अच्छे से, या हम किसी को ट्रिब्यूट करते हैं जब वो डाइड हो जाता है, जब वो मर जाता है, उसके मतलब प्रशंसा के लिए हम अगर कोई पोयम लिखें तो उसे हम बोलते हैं यूलोजी, EULOGY। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग बातों को समझते हैं। तो सोफोक्लीज में जो सबसे फेमस है वो है थीबन ट्रायलॉजी या थीबन प्ले। अब ट्रायलॉजी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ट्रायलॉजी मीन्स जिसमें 3 प्ले परफॉर्म होते हैं प्लस एक स्टायर प्लेज होता है। ठीक है, कॉमिक रिलीफ के लिए उसमें स्टायर प्ले होता है। तो समझना, जो पहला है वो है ओडिपस रेक्स, ओडिपस रेक्स, ओडिपस द किंग। ठीक है, इसको ओडिपस रेक्स हम लैटिन भाषा में बोलते हैं। सेकंड जो पार्ट आया था वो था ओडिपस एट कोलोनस, और थर्ड आया था एंटीगन। अब इसका जो मेन है, जो थीबन प्ले का मेन मैसेज है वो क्या है, मेन मैसेज ऑफ ओडिपस रेक्स इज फेथ कैन नॉट बी अवॉइडेड। हम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते। ठीक है, इस थीबन ट्रायलॉजी का जो मेन थीम है वो यही है कि हम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। तो बात करते हैं ओडिपस टायरेनस की, जिसको हम लैटिन में ओडिपस रेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी समरी हम थोड़ी डिस्कस करते हैं। इसको सोर्स मानकर बहुत सारे वर्क लिखे गए हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे ओडिपस कॉम्प्लेक्स का भी कॉन्सेप्ट आता है जो कि साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। तो शुरुआत करते हैं। होता क्या है कि ओडिपस इज बोर्न बाय लायोस एंड जोकास्टा, ये दोनों माता पिता होते हैं और इनकी संतान का नाम होता है ओडिपस। ठीक है, ये किंग और क्वीन होते हैं, जोकास्टा और लुइस। ये लुइस किंग होता है और क्वीन होती है जोकास्टा थीबीज की। अब होता क्या है कि जब ओडिपस का जन्म होता है तो एक डेल्फिक ओरेकल होता है, जैसे इंडिया में भविष्यवाणी होता है वैसे ही। और भविष्यवाणी क्या होती है, ही विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। ये भविष्यवाणी होती है कि उन्हें पिताजी को मारेगा और अपनी माता से वो मैरिज कर लेगा। ये भविष्यवाणी होते ही जो लाइस होता है, यानी जो किंग होता है, वो डर जाता है और वो क्या करते हैं, जो माता पिता लॉइस और जोकास्टा, ओडिपस पेरेंट्स सेंड द चाइल्ड टू बी किल्ड, वो उसे फेंक देते हैं मरने के लिए। ठीक है, लेकिन जो सर्वेंट होता है उसको दया आ जाती है और दया की वजह से वो उस बच्चे को एक शेफर्ड को दे देता है। ठीक है, लेकिन अब वो जो शेफर्ड है वहाँ पे क्या होता है कि वो उसको क्या करते हैं, उसके एंकल को बांध देते हैं ताकि वो मरने के लिए छोड़ देते हैं। जो ओडिपस है इसके एंकल को आपस में बांध देते हैं।
इसीलिए ओडिपस का मीनिंग क्या होता है, स्वाइलन फुट, जो आपस में जुड़े हुए हों, एक हाथ से बांध मतलब उससे बांध देते हैं, बाइंड कर देते हैं रस्सी से। तो ध्यान रखना, फिर वो जो बच्चा है वो शेफर्ड को मिल जाता है, वो खोलता है उस छोटे से बच्चे को और उसका नाम रखता है ओडिपस। ठीक है, अब होता क्या है, जो शेफर्ड होता है वो कोरिनथ का होता है, ये एक जगह का नाम है। ठीक है, एंड प्रेजेंट हिम द शेफर्ड ब्रिंग द इन्फेंट टू कोरिनथ एंड प्रेजेंट हिम टू द चाइल्डलेस किंग पोलिबस। अब वहाँ पर कोरिनथ का जो राजा होता है वो होता है पोलिबस, और वो उसे रख लेता है क्योंकि वो चाइल्डलेस होता है। ठीक है, अब वो क्या करता है पोलिबस, वो ओडिपस को अपने बेटे की तरह पालता है। ठीक है, अब होता क्या है, अपनी फेथ से बचने की कोशिश करता है ओडिपस। ओडिपस इवेंचुअली कम टू नो टू द प्रोफेसी, उसे पता चलता है कि वो अपने पिता को मारेगा एंड मदर से वो मैरिज करेगा। इस बात का ओडिपस को जब वो जवान हो जाता है तो पता चलता है। अब वो सोचता है कि उसका जो पिता है वो पोलिबस है, तो इस भविष्यवाणी से बचने के लिए वो वहाँ से यानी कोरिंथ से CORINTH यहाँ से वो चला जाता है। जाने के बाद क्या होता है कि वो एक चौराहे पर एक दूसरे आदमी से मिलता है। ठीक है, और उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद ओडिपस उस आदमी को मार देता है। वन डे ही ट्रेवल विद ए मैन एंड किल्स हिम विदाउट नोइंग दैट ही इज हिज फादर लेसियस, और बाद में पता चलता है जिसको उसने मारा है वो वही है उसका पिताजी लेसियस। ठीक है, अब क्योंकि जब राजा को मार दिया जाता है, जैसे उस टाइम तो पता नहीं था इसके पिताजी है, तो लेसियस को मार देता है। तो अब क्या होता है, थीबीज में जहाँ का राजा लेसियस था, जैसे कि आपने सुना होगा, जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो जो जीतता है वो उसकी वाइफ से मैरिज करता है। अब इसी वजह से अब वो क्या करता है, वो पहुँच जाता है वापिस अपनी जगह पे जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, यानी थीबीज में। वहाँ पे बाहर एक देवता होता है जिसको हम बोलते हैं कुल देवता, और इंग्लिश में उसी को बोलते हैं रीडल ऑफ द स्पिंक्स। ठीक है, ये क्या होता है रीडल ऑफ द स्पिंक्स, जब भी किसी के क्षेत्र में हम एंट्री करते हैं तो वहाँ का एक कुल देवता होता है जो कि रोकता है, ठीक है, किसी भी बाहरी इंसान को, तो उसको हम बोलते हैं रीडल ऑफ द स्पिनिक्स। रीडल ऑफ द स्पिनिक्स का कैसा होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फेस तो इंसान का होता है लेकिन बॉडी एक लॉइन यानी शेर की होती है, और साइड में उसके विंग्स लगे होते हैं। आगे हम उसको पिक्चर भी दिखाएंगे हम आपको उसकी, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब वो क्या करता है, वो रोकता है ओडिपस को, और ओडिपस बिकम द किंग ऑफ थीबीज। इसके रीडल को वो सोल्व कर देता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है, ये क्या करता है, जो रीडल होता है आपको पता है पहेली का आंसर जो देगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझो कि उस रास्ते को यानी कि थीबीज में पहुंचने के लिए उसे एक पहेली सुलझानी होगी। अगर वो पहेली नहीं सुलझाएगा तो ये जो रीडल ऑफ द स्पिनिक्स है ये क्या करेगा, उसको खा जाएगा या उसको मार देगा। लेकिन उसने सही उत्तर दे दिया तो उस सिचुएशन में ये रीडल ऑफ द स्पिनिक्स उसको रास्ता देगा और खुद खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन वो ये पूछता है कि कौन सा ऐसा दुनिया में प्राणी है जो मॉर्निंग में तो 4 पैरों पे चलता है, मॉर्निंग में तो 4 पैरों पे चलता है, और दोपहर में 2 पैरों पर, और इवनिंग में 3 पैरों पर चलता है। ठीक है, और इसका जवाब जो ये ओडिपस होता है वो बोलता है ये है मैन, यानी जो आदमी होता है वो क्या करता है, मॉर्निंग का क्या मीनिंग है, मॉर्निंग का मीनिंग है कि जब उसका जन्म होता है, जन्म का हम मान लेते हैं बर्थ को मॉर्निंग। ठीक है, और जब वो यूथ होता है, जब वो जवान होता है, उसको बोल देता है वो क्या, आफ्टरनून। और जो वो बूढ़ा होता है तो उसका कंपेयर कर रखा है बूढ़े का किससे, इवनिंग से। अब अगर आप ध्यान से देखो, मॉर्निंग में जो छोटा बच्चा होता है वो कैसे चलता है, 4 पैरों से, यानी 2 हाथ और 2 पैर, यानी 4 पैरों से चलेगा। आफ्टरनून जब वो जवान हो जाएगा तो कितने पैरों से चलेगा, 2 से, और जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो साथ में क्या ले लेगा, लाठी, यानी टोटल वो कितने पैरों से चलेगा, 3 से। तो इसका आंसर सही दे देता है कि वो मैन है जो मॉर्निंग में 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर चलता है, और शाम को वो 3 पैरों पर चलता है। ठीक है, और ऐसा होने के बाद अनजाने में ओडिपस वहाँ का थीबीज का राजा बन जाता है,
और उस विडो क्वीन जोकास्टा से वो शादी कर लेता है और उसके 4 बच्चे भी हो जाते हैं जोकास्टा से, ठीक है। लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलता है, व्हेन द ट्रूथ इज रिवील्ड बाय अनदर प्रोफेसी, ठीक है, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो जो कैस्टा होती है, जो रानी होती है, वो खुद को हैंग कर लेती है, मतलब फांसी पर लटका लेती है। एंड ओडिपस जो जोकास्टा होता है, जोकास्टी के उसमें कपड़ों पे पिन लगी होती हैं, ठीक है, उन पिन को निकालता है और अपनी दोनों की दोनों आँखों को फोड़ करके अंधा हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है उसका फर्स्ट पार्ट जो हम ओडिपस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये है फर्स्ट पार्ट, ओडिपस टायरेनस, और इसको लैटिन भाषा में हम क्या बोलते हैं, ओडिपस रेक्स। तो ये है स्टूडेंट, देखो ये है करेक्टर मैप, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हो गया लूसियस, हो गया किंग, जोकास्टा होगी क्वीन, और इसके जो बच्चा हुआ कौन हुआ, ओडिपस। लेकिन ओडिपस ने किसको कर दिया, इसको लूसियस को मार दिया और फिर जोकास्टा से मैरिज कर ली। अब इन दोनों की मैरिज होने के बाद हुए 4 बच्चे, एक तो हुआ एटोक्लस, पोलिनीसियस और इस्मीन और एंटिगन। ये दोनों तो थी बेटी और ये दोनों थे बेटे, ठीक है। तो होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा करेक्टर मैप से। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपको फर्दर आगे नोट्स बनाने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब आ जाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स अपनी सिंपल भाषा में क्या होता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स मीन्स मदर एंड सन। जब ये दोनों का अट्रैक्शन होता है, सन का अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन होता है और मदर का अपने सन की तरफ अट्रैक्शन होता है, मेंटली फिजिकली जैसे भी, तो वो जो अट्रैक्शन होता है वो कहलाता है हमारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसे ही फादर का जो अपनी डॉटर के प्रति अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसी के कॉन्सेप्ट के बारे में, इस साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है, इस कॉन्सेप्ट को कहा है ओडिपल कॉम्प्लेक्स, अपनी एक बुक में द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1899। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सिगमंड फ्रॉइड ने इस ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट को अपनी बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के बारे में इसका जो ओडिपस कॉन्सेप्ट है, इसको हैमलेट से भी कंपेयर किया गया है, ठीक है। हैमलेट जो वर्क लिखा था किसने, आपने प्ले लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। तो आपको ध्यान रखना है, इसको हैमलेट को भी कंपेयर किया गया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट से। क्यों? क्योंकि उसमें जो गर्ट्रूड मदर होती है उसको वो मारना नहीं चाहता, वो अपने चाचा को मारना चाहता है और फिर उसकी जगह पे वो खुद आना चाहता है, ठीक है। और इसके बारे में किसने लिखा है, इसके बारे में एक अर्नेस्ट जॉन नाम से कंटेम्प्ररी है, सिगमंड फ्रॉइड के थे ये उसी टाइम के, उन्होंने एक बुक लिखी हैमलेट एंड ओडिपस। उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया है और कहा है, आर्ग्यू किया है दैट हैमलेट पोस्टपोन द मर्डर ऑफ हिज अंकल बिकॉज ही फेल्ट ए किंगशिप विद हिम and his uncle has surpassed his father and married his mother, a key component of Freud theory of Oedipus complex. Freud theory state that a son identify with the mother as a role model. ये यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के अकॉर्डिंग कहता है कि सन क्या करता है, फादर को एज ए रोल मॉडल मानता है एंड देयर फॉर अल्टीमेटली विशिल टू मैरी द मदर इन ऑर्डर टू बिकेम द न्यू फादर, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता है सिगमंड फ्रॉइड। और इसका जो कंटेम्प्रेरी है, समकालीन है, अर्नेस्ट जॉन्स, उन्होंने अपना एक वर्क लिखा हैमलेट एंड ओडिपस, और इसमें हैमलेट का कंपेयर किया, उसके अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। तो इसको, इन सभी नोट्स को आप अच्छे समझ लेना। नाउ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब इस रीडल ऑफ स्पिंक्स के बारे में भी थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं। ये है रीडल, देखो यहाँ पे जो फेस है ये इंसान का है, ये ईगल के पंख हैं, लेकिन जो पूरी बॉडी है वो कैसी है, वो शेर की है, यानी लॉयन की बॉडी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रीडल ऑफ द स्पिनिक्स। ये क्या होता है, एक जो जगह होती है, एक जो राज्य होता है, उसके सामने
ये रोकने के लिए होता है, ठीक है। कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर आएगा तो उसे रोकने के लिए ये वहाँ पे सुरक्षा कवच के रूप में खड़ा रहता है। और ये पहेली पूछता है, अगर कोई पहेली का सही आंसर दे देता है तो उसे जाने दे देता है, लेकिन अगर कोई पहेली का सही आंसर नहीं दे पाता तो उसे वो खा जाता है। ये एक तरीके का राक्षसी भी मान सकते हो, ये एक तरीके का उसका रक्षक, राज्य का रक्षक भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है कि मिथिकल क्रिएचर है जिसमें इंसान का हेड होता है, शेर की बॉडी होती है पूरी बैक साइड से, और ईगल के विंग्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पिंक्स, SPHINX। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथ के अनुसार शी चैलेंज दोज ही इनकाउंटर हर टू आंसर ए रिडल। वो बाहर से आने वाले लोगों को क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोलती है, और अगर वो नहीं आंसर दे देता है एंड किल्स एंड ईट्स देम व्हेन दे फेल टू सोल्व द रिडल। जैसे ओडिपस के सामने भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा जानवर है जो कि मॉर्निंग में 4 पैरों पर, दिन में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है। तो इसका आंसर उसने बताया मैन। और स्पिनिक्स ने ओडिपस से यही क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द क्रिएचर दैट वॉक्स ऑन 4 legs इन द मॉर्निंग, 2 legs एट द नून एंड 3 इन द इवनिंग। और ओडिपस ने आंसर दिया था मैन। हु ट्रेवल्स ऑन द 4 एज एन इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स जब वो बच्चा होता है, वॉक्स अपराइट इन मैच्योरिटी, 2 पैरों पर चलता है जब वो जवान होता है, एंड लीन्स ऑन ए स्टिक इन ओल्ड एज, और एक स्टिक के साथ 3 पैरों पर चलता है वो जब वो बूढ़ा हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब जो ल्यूसियस है, ल्यूसियस कौन, ओडिपस के पिताजी और थीबीज के राजा, इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था जिसको उनको ऐसा बेटा मिला ओडिपस जैसा, ठीक है। और इसका रीज़न बताया गया है कि ल्यूसियस ने ऐसा क्या किया था। ल्यूसियस के ऊपर एक श्राप लगा हुआ था, कर्स मीन्स होता है श्राप, उसे श्राप मिला हुआ था। ऐसा हुआ क्या, ल्यूसियस ने एक बार पहले पुनर्जन्म में, ल्यूसियस हैज़ वॉयलेटेड द सेक्रेड लॉ ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। जैसे कोई भी घर में मेहमान बन के आता है और वो अपने मेहमान के तौर पर ना रह करके वो बदतमीजी से पेश आता है, तो हॉस्पिटैलिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो इस वजह से उसे श्राप मिला था। हुआ क्या था, इन हिज यूथ, अपने जवानी में ल्यूसियस वाज एक गेस्ट बन के गया था इलीस के राजा जिसका नाम था पेलोप्स के घर पर, यानी उसके साम्राज्य में, वेयर ही वुड बिकम ट्यूटर, वहाँ पे जाके वो टीचर बन गया था, ट्यूटर बन गया था, कोचिंग देने लगा था किंग्स के छोटे बेटे को जिसका नाम था CHRYSIPUS, ये रहा नाम, ठीक है। किस चीज़ की वो ट्रेनिंग दे रहा था, चैरियट रेसिंग की, जो वो होते हैं ना पीछे ये क्या बोलते हैं उसको, आगे घोड़ा लगा होता है, रथ, ठीक है। चैरियट मीन्स रथ, ये रथ दौड़, इसकी ट्रेनिंग देने गया था। लेकिन हुआ क्या, जो लेसियस था इसने सिर्बियस का रेप कर दिया, ठीक है। और इनका जो युद्ध होते हैं, बच्चों का जो देवता है वो कौन है, इनकी सुरक्षा का जो देवता है, प्रोटेक्टर है, वो है अपोलो। अपोलो मीन्स इंडिया का सूर्य देवता, ठीक है। तो उन्होंने इसको श्राप दे दिया था कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा क्योंकि तुमने पेलोनियस के सन के साथ गलत किया है। बाद में जो पेलोप्स का सन था, ठीक है, मतलब जो पेलोप्स का बेटा था, ये नाम उसका CHRYSIPPUS, इसने सुसाइड भी कमिट कर लिया था। तो इस सिन की वजह से लेसियस को श्राप मिला था कि उसका बेटा ऐसा होगा, उसे अपने बेटे का दुख सहन करना होगा, ठीक है। और ये पिक्चर है जो डिपिक्ट कर रखी है द मर्डर ऑफ ल्यूसियस बाय ओडिपस, ठीक है। ये ओडिपस है जो अपने पिताजी को मारने लग रहा है, ठीक है। ये आर्ट है जो 1867 में बनाई गई थी। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पार्ट, अभी तो हमने ओडिपस टायरनस में समझा कि वो खुद की आंखों को अंधा कर लेता है, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जो सेकंड पार्ट है वो है ओडिपस एट कोलोनस। ओडिपस एट कोलोनस में क्या होता है, ये लास्ट थीबन प्ले माना जाता है, इसके बाद एंटीगन आएगा। इसमें ओडिपस की मृत्यु कैसे होती है ये बताया गया है कि ओडिपस को किस प्रकार से मृत्यु को वो प्राप्त होता है, ठीक है। सेकंड प्ले इन द ट्रायलॉजी अबाउट ओडिपस एंड हिज फैमिली, ठीक है। अब होता क्या है,
थीबीस से ओडिपस को बैन कर दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है, ठीक है, इसको ओडिपस को। और जो जोकास्टा है उसने ऑलरेडी खुद को हैंग कर लिया होता है, वो ऑलरेडी सुसाइड कर चुकी होती है। ओडिपस अपनी बेटी को साथ लेकर, उसकी बेटी का नाम है एंटीगन, ठीक है, ओडिपस अपनी बेटी को साथ लेकर के विलेज चला जाता है और उस विलेज का नाम है कोलोनस। थीबीस से निकलकर कोलोनोस चला जाता है और वहाँ पर एक पत्थर पर जाकर बैठ जाता है। अब होता क्या है, जो कोलोनस जो विलेज है वहाँ के लोग भी उसे अप्रोच करते हैं, दे आर अप्रोच बाय द विलेजर, और वो कहते हैं, वो डिमांड करते हैं कि यहाँ से चले जाओ, बिकॉज दैट ग्राउंड इज सेक्रेड टू द फ्यूरीज ऑफ ह्यूमैनिटीज। वो ऐसे बोलते हैं कि एक पवित्र जगह है, इसके यहाँ पर तुम नहीं रह सकते क्योंकि तुमने बहुत बड़ा सिन किया है ओडिपस ने। अब यहाँ पे उसे समझ में आ जाता है ओडिपस को, क्योंकि उसने भविष्यवाणी में सुना था, ये उसे एक साइन मिलता है। अपोलो उसे ये बताते हैं कि उसे मोक्ष कैसे मिलेगा, कि उसे मोक्ष वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे एक बहुत ही पवित्र जगह होगी, वहीं पे जा कर के वो अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा। तो ये उसे एक साइन मानता है कि शायद मेरी जो लाइफ है वो यहीं पे जाके एंड होगी। एंड ऑफ हिज लाइफ ही वुड डाई एट ए प्लेस सेक्रेड टू द फ्यूरीज एंड बी ब्लेसिंग फॉर द लैंड इन विच ही इज बरीड। तो यहाँ जा कर के उसको मृत्यु प्राप्त हो जाती है ओडिपस को, ठीक है। ये मृत्यु के बारे में कौन से पार्ट में बताया गया, सेकंड पार्ट में, ओडिपस एट कोलोनस, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये है पिक्चर ओडिपस एट कोलोनस की। यहाँ पे ये है उसकी बेटी एंटीगन और ये जो है ये है ओडिपस, और ये वो पत्थर है जहाँ पे वो बैठा हुआ है और यहीं पे उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ये क्या है, एक सैक्रेड प्लेस है, एक पवित्र जगह है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, एंटीगन। एंटीगन जो है ये किसकी कहानी है, ये ओडिपस के बेटी की कहानी है, यानी ओडिपस की डॉटर। अब होता क्या है, एंटीगन इज द स्टोरी ऑफ ओडिपस एंड जोकास्टास डॉटर, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द नेम इज एज इन द केस ऑफ मैस्कुलिन इक्विवेलेंट। अगर हम एंटीगन इस नाम को मेल में कन्वर्ट करें, जैसे हम बात करें ना, जैसे किसी का नाम लता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे पेड़ की जो लताएं होती हैं, ठीक है, जो उसकी बेल की होती हैं। दूसरा अगर हम इसको हटा दें, आ को हटा दें, तो बन गई लत। लत मत मीन्स आदत। तो ऐसे ही हम एंटीगोन जो फीमेल नेम है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें मेल नेम में, तो उसका मीनिंग हुआ इन प्लेस ऑफ वंस पेरेंट्स और वर्दी ऑफ वन पेरेंट्स। इसके ये दोनों मीनिंग होंगे अगर हम इस एंटीगन मीनिंग को कन्वर्ट करते हैं मेल नेम से। तो आपको ध्यान रखना है, एंटीगोस का मीनिंग होता है इन प्लेस ऑफ वंस पेरेंट्स और वर्दी ऑफ वन पेरेंट्स। अब होता क्या है, जो ओडिपस की मृत्यु के बाद जो उसके बेटे होते हैं, कौन से दो बेटे जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, उसमें करेक्टर में हमने बताया था, कहाँ पे है अभी देख लेते हैं, ये रहा। एक तो है यहाँ पे इटियोकस और पोलिनीशियस, ठीक है, ये दोनों हैं। इनकी लड़ाइयाँ होती है किसके लिए, साम्राज्य के लिए, कि किसको साम्राज्य मिलेगा। और इसमें क्या होता है दोनों भाई एक्सपायर हो जाते हैं और इस बात का फ़ायदा उठाता है क्रेओन, ठीक है, यानी ये ओडिपस के राज्य में ऐसे मान सकते हो ये एक सेनापति है, ठीक है। और लड़ाई में क्या होता है, उसके एंटीगन के दोनों भाई एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है, उनको दफनाने नहीं दिया जाता, ठीक है। शी हैज़ ए टफ डिसीजन टू मेक। जो क्रेओन होता है, जो सेनापति होता है, वो राजा बन जाता है, और राजा बनने के बाद जो उसके भाई हैं उनको, उनमें से एक भाई को वो बोलते हैं इसको कि भाई इसको दफन नहीं करना, ठीक है, इसको मोक्ष नहीं देना। एंटीगन सोचती है कि उसे मोक्ष नहीं मिलेगा तो उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी उसके भाई की, तो वो क्या करती है, शी हैज़ ए टफ डिसीजन टू मेक। उसे एक डिसीजन लेना है, टू लेट हर ब्रदर्स बॉडी टू रिमेन अनबरीड आउटसाइड द सिटी वॉल्स। अब उसे ये सोचना है कि अगर वो उसके भाई की जो डेड बॉडी है वो वैसे ही पड़ी रहेगी तो वो चील कौवे खा लेंगे, वाइल्ड एनिमल्स खा लेंगे, और दूसरा ऑप्शन है वो उसको बरी कर दे, यानी उसको मोक्ष दे दे, उसको
ज़मीन में दफन कर दे और लास्ट में क्रियोन से डेथ रिसीव कर ले, क्योंकि क्रियोन का ऑर्डर उसने नहीं माना तो उसे क्या होगी, डेथ पेनल्टी होगी। अब वो क्या डिसीजन लेती है, वो अपने भाई को वहाँ पे मरने के बाद दफन कर देती है और खुद भी सुसाइड कमिट कर लेती है। कौन, एंटीगन। और ये कहानी है एंटीगन की। अब इसमें एक फेमस फ्रेंच ड्रामेटिस्ट है जीन मैरी। इन्होंने क्या किया, इस एंटीगन जो प्ले है, जो थीबीज प्ले में थर्ड प्ले है, इसको ट्रांसलेट किया था फ्रेंच लैंग्वेज में। ध्यान रखना है, जीन मैरी जो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट है, इन्होंने एंटीगन प्ले को ट्रांसलेट किया था फ्रेंच भाषा में। इनका जो जीन मैरी है, जो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट है, इनके कुछ दो फेमस वर्क भी हैं, वो भी याद रखना है। एक तो बैकेट और दूसरा द ऑनर ऑफ गॉड। तो होप आपको यहाँ तक सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखो ये रहा, इसमें जो ये है, ये दफन नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, एंटीगन को। ये उसके भाई की डेड बॉडी है, उसको निकालने लग रहे हैं, लेकिन ये क्या करती है, एंटीगन एंड द बॉडी ऑफ पोलिनियस, ये उसका भाई है पोलिनियस, इसको दफनाने नहीं देते, लेकिन एंटीगन क्या करती है, अपने भाई को दफना देती है और खुद सुसाइड कमिट कर लेती है। तो होप स्टूडेंट आपको सोफोक्लिस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारी क्लासेस हैं वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ही चलती रहें, हिंदी मीडियम में ही चलती रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश में पढ़ाएं तो हमारी ये वीडियोस हैं वो इंग्लिश में भी आएंगी, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि हिंदी मीडियम में सही है समझने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं, आपकी एडवाइस को माना जाएगा, क्योंकि ये जो चैनल है मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, जिनसे उन्हें हेल्प हो सके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यूरिपिडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।